हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर मैंने देखा है सारे बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है और ऐसा लगता है कि ये एक एलियन सा कंसेप्ट है और समझ में नहीं आएगा। मैं भी आपके बराबर थी तो मुझे भी ऐसे लगता था, मुश्किल होती थी समझने में बहुत सारी, पर मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, आप लॉजिकली चीज़ों को समझो, याद करो और उसको आप सारे क्वेश्चन, सारे चैलेंजेस आप इसके ठीक से ओवरकम कर सको। ठीक है, तो मैं हूं दीपा और मैं दीपा's ट्यूटोरियल की ओर से आपको आज ये चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी आपकी दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जैसे आप अपना स्वेटर उतार रहे हो तो आपको थोड़े थोड़े स्पार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस की वजह से दिखाई देती है, ऐसे चार्जेस जो मूव नहीं कर रहे हैं। और दूसरे केस में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें कि चार्जेस एक्चुअली फ्लो होते हैं। ठीक है, तो जो क्लास 10th में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बोलेंगे ना, इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा आपके केस में। ठीक है, सो यहाँ पर भी चार्जेस हैं, ऐसे चार्जेस हैं जो फ्लो नहीं हो रहे हैं और यहाँ पर भी चार्जेस की बात हो रही है, ऐसे चार्जेस जो कि फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्जेस की बात करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्जेस में आते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होती है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपने देखा है कि मेटल्स जो है, हमने पढ़ा है कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? ठीक है ना, पहले आपने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल एक पढ़ा है सोडियम का। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कितने 11 प्रोटॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं और फिर उसके पास इनके 3 ऑर्बिट्स होते हैं, क्योंकि ये 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1 की तरह से अरेंज रहते हैं, 1 2 एंड 3 ऑर्बिट्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ना इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा दूर है, इतना इसके कंट्रोल में नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। ऐसे ही आप ज्यादातर हम लोग कॉपर की वायर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो कॉपर में होते हैं 29 इलेक्ट्रॉन्स और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 18 एंड 1। ठीक है ना, जो बोर का जो हमारा मॉडल है वो हमारे लिए इनफ है, उतनी जानकारी आपको है, लास्ट ईयर में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था, तो वो काफी है आपको इसका कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है ना, सो इसमें ऐसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देखो फोर्थ शेल में है, तो फोर्थ ऑर्बिट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है, तो ये जो चार्जेस होते हैं फ्लो होते हैं, लेकिन जब हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चला तो हमें ये नहीं पता था कि हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये समझा गया, उस समय पॉजिटिव चार्जेस के बारे में पता था, तो ये समझा गया कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है। तो उन्होंने, जो साइंटिस्ट ने भी इसको देखा, उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो होने की डायरेक्शन है ना, वही करंट की डायरेक्शन है, ऐसा उन्होंने ले लिया और इसमें कुछ कुछ काफी सारे काम फिर इलेक्ट्रिसिटी में होने लगे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि अरे ये तो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी आई, लेकिन तब तक ना काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए थे, तो इसको बदलना जो है वो ठीक नहीं समझा गया, समझ गया ना। तो इसलिए क्या किया गया, अभी तक भी बाय कन्वेंशन जो करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन ही लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन के ऑपोजिट। आ गई बात समझ में? ठीक है, सो चार्जेस के बारे में आपने जान लिया कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो, या जो करंट होता है वो फ्लो होता है। और करंट कैसे होते हैं, ठीक है ना, जो नॉन मेटल्स हैं उसमें करंट, उनको तो करंट चाहिए, लेकिन मेटल से होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उनको, जो आउटरमोस्ट शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम कह रहे हैं, वो उनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। ठीक है ना, तो अब जो है ये इलेक्ट्रॉन फिर क्या है, क्यों फ्लो होते हैं? तो आपने नेचर में ऐसे बहुत सारे फिनोमेना देखे हैं बच्चों। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं,
कि अगर एक बड़ा सा टैंक है, एक छोटा बड़ा जैसा भी हो, इसमें काफी सारा पानी है, इसके साथ में एक और टैंक है, तो हम चाहते हैं कि ये पानी इस टैंक में चला जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए दो मेथड है, या तो आप टैंक को इधर रखो और पानी से ऐसे पाइप लगा दो तो पानी तो सारा यहाँ आ जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि आप दोनों एक ही लेवल पे अगर हैं तो आप क्या करो, इसमें ऐसे ज्वाइन कर दो तो पानी यहां से यहां आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबा रहा है। कब तक जाएगा ये पानी, जब तक कि ये पानी का लेवल दोनों तरफ बराबर ना हो जाए, दोनों टैंक्स में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक लेवल पे हैं, ठीक है। तो इस तरह से पानी एक टैंक से दूसरे टैंक में जाता रहेगा। तो यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। और जैसे विंड्स ब्लो होती है, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ की वजह से विंड्स ब्लो होते हैं। तो आपको पता है कि कोई कोई प्लेसेस अर्थ में ज्यादा गर्म है, कोई ठंडी है, और जैसे वाटर है वो देर में गर्म होता है, देर में ठंडा होता है, और लैंड जो है जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से लैंड ब्रीज, सी ब्रीज होती है। जितने भी विंड्स ब्लो होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। तो वहां पर जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है वो रीजन है कि विंड ब्लो हो रहे। ऐसे ही हमको इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्यों फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस क्या होते हैं, एक ही तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर काम करता है। तो वो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में, मतलब एक तरह से उनको पुश कर रहा है, तो ताकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। अब ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लो कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, दैट इज करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो मैंने बोला कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट फ्लो, इसको जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम करंट बोलते हैं। सो करंट क्या है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। I इक्वल टू Q अपॉन T। I इज इलेक्ट्रिक करंट डिनोट कर रहे हैं, Q से चार्जेस और T से टाइम, ठीक है। तो अगर T इक्वल टू 1 है तो I इक्वल टू क्या है, Q, ठीक है। तो करंट इन अ कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्जेस फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, या फिर हम कहेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। जब कभी भी डिनोमिनेटर में टी होता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और एग्जांपल दूं आपको, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा, P इक्वल टू W अपॉन टी। सो हमने क्या कहा, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने क्या बोला, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम या रेट ऑफ मोशन। ऐसे ही हमने पढ़ा था A इक्वल टू V माइनस U अपॉन टी। तो हमने क्या कहा था, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर ये डेफिनेशन भी देंगे। तो I इक्वल टू Q अपॉन टी तो हमें याद करना ही है, लॉजिक आपको समझ में आ गया किस तरह से बोलना है। तो अब हम बता सकते हैं कि I इक्वल टू Q अपॉन टी। अब मैं यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में आएंगे वो मैं साइड में लिखते रहूंगी, क्योंकि आपके इस चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूला हैं, तो वो फॉर्मूला हम लोग ऐसे साइड में लिखेंगे, ठीक है। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज में वहां पे ये फॉर्मूला सारे लिख सकते हो। तो जब आप इनको लिखोगे तो फिर क्या होगा कि वो आपको याद रहेंगे, ठीक है ना, याद रहेंगे। आप कॉपी खोलोगे तो आपको दिख रहे हैं ना रोज रोज, तो आप अनकॉन्शियसली आपको दिमाग में वो आ जाएंगे और आपको भूलोगे नहीं। अगर आप सोचोगे एग्जाम के पहले ना एक दिन हम बैठ के सारे फॉर्मूले रटेंगे, तो मैं आपको बोलती हूँ भूल जाएंगे, क्योंकि मैं तो भूल जाती थी, ठीक है। तो अब हमने करना है I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। तो ये है करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब करंट की यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर। तो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, एंड्रे मेरी एम्पियर, उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है। और आपने पहले भी ऐसे बहुत सारे यूनिट्स पढ़े हैं जो कि साइंटिस्ट के नाम पे हैं, जैसे न्यूटन है, जैसे जूल है ना। तो ऐसे करके एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर, अगर मैं 1 एम्पियर को डिफाइन करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगर मुझे 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगी, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज
flows through a cross section of a conductor or wire, है ना, the current या फिर 1 एम्पियर करंट is flowing through it. ठीक है, flowing through it. So 1 एम्पियर करंट ना बहुत बड़ी करंट है, छोटी करंट नहीं है, काफी बड़ी करंट है। तो अब हमें ना छोटी यूनिट्स भी पता है इसकी, जैसे है 1 मिली एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर होती है 10⁻³ एम्पियर के, और एक होती है 1 माइक्रो एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर के। ठीक है, ये आपको मैं याद दिला दूं, आपने पहले पढ़ा है इस तरह का सिमिलर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो आप उसको इसके साथ कनेक्ट कर लो। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, तो वो आप इसके साथ कनेक्ट कर लो, तो एकदम से याद आ जाएगा आपको। ठीक है ना, तो अब क्या है, ये तो हो गई आपकी। अब देखो डेफिनेशन भी, यूनिट की डेफिनेशन भी मैंने फॉर्मूले के बेसिस पे दे दी, है ना, तो ये भी आपको, तो फॉर्मूला आपको हेल्प कर रहा है डेफिनेशन देने में, ऐसा यूनिट की डेफिनेशन देने में, न्यूमेरिकल करने में। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या याद होने चाहिए, फॉर्मूला अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है, सो फॉर्मूला मैंने आपसे बोला रोज थोड़ा थोड़ा आप देखते रहो, आपको जैसे स्कूल से घर का रास्ता याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप रोज उस रास्ते से जाते हो, आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही ये भी आप रोज रोज देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो डेफिनेशन की बात कर ली हमने, फॉर्मूले की बात कर ली और यूनिट की बात कर ली। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें। अगर हम बोलेंगे 5 मिली एम्पियर करंट, है ना, 5 मिली एम्पियर करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड्स, 2 मिनट्स कर लेते हैं, 2 मिनट्स। तो आपको पूछा है कि चार्जेस कितने होंगे, तो Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू IT। अब ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये यहां से निकला है, इसकी मैंने ट्रांसपोजिशन कर ली, Q इक्वल टू IT। तो 5 मिली एम्पियर एक्चुअली 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और 2 मिनट है 2 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। तभी तो हमारा आंसर कूलम्स में आएगा ना, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो हम करेंगे 5 इंटू 10⁻³ इंटू 120, 12 5 जा 60 और एक 0 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 0.6 कूलम्स चार्ज फ्लो होंगे। कब, जब 5 मिली एम्पियर करंट किसी कंडक्टर से 2 मिनट के लिए पास होगा तो। ठीक है, सो अब इसमें है कि एक इलेक्ट्रॉन, हमने बार बार हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का। इतना कम, -19 की रेंज में, बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, तो अब हमको कहना है कि 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप यूनिटरी मेथड कर लीजिए, इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। सो 1 कूलम इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। तो एटम पहले छोटा होता है, फिर उसमें उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं वो और छोटे होते हैं, और ये तो 1/18 37 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, छोटी सी वायर में मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तब जाके 1 कूलम चार्ज होगा, और जब इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड के लिए फ्लो होंगे तब जाके 1 एम्पियर करंट पास होगा। ठीक है, तो ये आ गए आपके करंट के बारे में सब कुछ। तो सब कुछ क्लियर हो गया ना, तो अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अभी जैसे हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात की थी, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अगर एक पॉइंट है ना, ये ए पॉइंट है, तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अगर मैं ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां तक लाना चाहती हूं, तो ये चार्ज स्पीशीज है,
ठीक है। मान लो ये 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये 1 कूलम चार्ज है पूरा। इस 1 कूलम चार्ज को मैं यहां तक लाना चाहती हूँ, तो क्या होगा, मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी। तो मैंने जो फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुई, यानी कि क्या हो गया, वर्क हो गया, ठीक है। तो वर्क हो गया, तो 1 कूलम चार्ज को यहां तक लाने में मुझे जो वर्क करना पड़ा वो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। सो V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, ठीक है। अब अगर आपका Q इक्वल टू 1 हो गया तो V इक्वल टू क्या हो गया, W। सो मैं क्या बोलूंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट is the work done to bring 1 coulomb of charge from infinity to that point। infinity मतलब इस पॉइंट के इन्फ्लुएंस से दूर कहीं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम स्पेस में चले गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। क्यों, ये हमने कहा अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W। सो इज द वर्क डन, ओके। तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है फिर, तो 1 वोल्ट इक्वल टू है 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम। तो 1 वोल्ट क्या है, क्या बोलेंगे हम 1 वोल्ट को डिफाइन करने के लिए, सेम लाइन में बोलेंगे हम, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज from infinity to a point, the electric potential of that point is 1 volt, ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी हमने इसी फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारा आ गया है अब यहाँ पर V इक्वल टू W अपॉन Q, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस था आपका, अभी तो हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे थे। अगर ये एक A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, अब मैं इस 1 कूलम के चार्ज को A से B तक ले जाऊंगी, फिर भी मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी वर्क करना पड़ेगा, तो कितना वर्क, ये क्या किया मैंने, जितना भी वर्क किया वो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला सेम है, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो अब मैं क्या करूंगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जगह मैं लिखूंगी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points, 2 points, ठीक है, 2 points is the work done to bring 1 coulomb of charge from one point to another, from one point to another, ठीक है। तो मुझे कितना कम चेंज इसमें करना पड़ा, इससे क्या होता है जब हम एक ही मैनर में डेफिनेशंस को याद करते हैं तो वो इजी हो जाती हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, ठीक है, हो गया ना इजी। सो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 point to another point, the potential difference between them is 1 volt, ठीक है ना। तो आसान हो गया है ना। तो इस तरह से आप सारी डेफिनेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, तो ये आपका आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या है, करंट तभी फ्लो होता है जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे मैंने क्या बोला था, अगर ये दो टैंक में बराबर पानी होता तो पानी कहीं जाता ही नहीं। और ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है, जहां पे हमने क्या कहा था, अगर जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं तो उनके बीच में कोई मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता है ना, क्योंकि हम बोलते हैं मतलब होता है लेकिन इक्वल होता है। सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सेम ना पानी इधर से इधर जा रहा है इधर से, या फिर आप कह सकते हो जितना इधर जा रहा है उतना इधर जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रही। तो वही चीज है, जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, कोई मतलब ये भी इस यहाँ तक भी लाने में 5 वोल्ट वर्क करना पड़ रहा है, 5 जूल वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ तक लाने में भी 5 जूल करना पड़ रहा है, तो दोनों के बीच में तो 5 वोल्ट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो चार्जेस फ्लो ही नहीं होंगे। चार्जेस क्यों फ्लो होते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, तभी फ्लो होंगे। अगर आप एक छोटा सा पेंसिल सेल यूज करते हो ना, तो उसके दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो होता है आपका 1.5 वोल्ट का। उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका अगर एक सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए चार्जेस फ्लो होते हैं, जो इसके अंदर केमिकल्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, तो उसको हटाने के लिए ये चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। और जब ये केमिकल सारा यूज अप हो जाएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, चार्जेस फ्लो होने बंद हो जाएंगे। और चार्जेस जब फ्लो होने बंद हो जाएंगे तो फिर हम बोलेंगे अभी सेल जो है यूजलेस हो गया है। तो जो एक दूसरे टाइप के सेल होते हैं, जो रिचार्जेबल सेल हैं, वो रिचार्जेबल सेल्स में क्या होता है कि उनमें जो केमिकल है ना, जैसे उसके अंदर एक कोई केमिकल है, वो ए केमिकल है और वो जाके बी केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर क्या कहते हैं हम, इसमें जो रिचार्जेबल वाला सेल है उसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, वापस ए बन जाएगा। अब आप यूज करो, जो आपकी मोबाइल बैटरी होती है उसमें इस टाइप का होता है कि जब आप रिचार्ज करते हो तो जो केमिकल रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाता है, तो वापस आपको ओरिजिनल केमिकल मिल गया। फिर आप तो ऐसा सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे। तो फिर उसके बाद हम लोग उसको जब वो रिचार्ज करने के लिए, मतलब हम उनके बीच में क्या कर रहे हैं, रिचार्ज करके हम क्या कर रहे हैं, वापस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स के बीच में मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम ऐसा क्वेश्चन है जो आपका आता है बिल्कुल। ये आपका एक सर्किट बना देती हूं मैं, टिपिकल सर्किट। ठीक है, एक बल्ब भी लगा सकते हो और एक सेल लगा देते हैं। ठीक है, और एक एमीटर लगा देते हैं और एक की लगा देते हैं। ठीक है, ये ऑन की मतलब स्विच। ठीक है, ये ऑन स्विच है। ओके, ये सेल है। अगर आपको बैटरी लगानी है तो आप ऐसे लगा सकते, एक और एक सेल। ठीक है, बैटरी क्या होती है, 2 और मोर सेल्स। ठीक है, तो ये जो मैंने बैटरी लगा दी, तो ये बड़ा वाला जो डंडी है वो बताती है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और छोटी वाली जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी बताती है। और ये है एमीटर। ठीक है, एमीटर क्या करता है, अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है आपके सर्किट में। ये रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर आपका हर अप्लायंस में होता है, और रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्टमीटर मेजर करेगा। अब आप देखो, ये जो एमीटर है वो लगा है सीरीज में, और जो वोल्टमीटर लगा है वो हमेशा लगा होता है पैरेलल में। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि जब हम करंट की डायरेक्शन अब हमको इसमें बतानी है, तो वो क्या है, ये पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर को जा रहे हैं करंट। पर करंट जो है, एक्चुअली जो करंट की हम डायरेक्शन ले रहे हैं बाय कन्वेंशन, वो उल्टी ले रहे हैं, हायर वाले से लोअर वाले की ओर को। ठीक है, बट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे फ्लो होते हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये एक टिपिकल सर्किट। अब इसमें आपको पॉजिटिव निगेटिव भी लगाना है, पॉजिटिव निगेटिव, और ये आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव। जहां से आपका करंट आ रहा है ना,
उस वाली साइड में आप पॉजिटिव और नेगेटिव आप रखते जाओगे। ये आपका एक टिपिकल सर्किट है, ठीक है। अच्छा, ये आपका एक इसमें एक चीज और है, ये है आपका वेरिएबल रेजिस्टर। इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज की जा सकती है। रेजिस्टेंस चेंज करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हमें किसी भी अप्लायंस में करंट, सप्लाइड करंट को चेंज करना है, ठीक है। ये आपका एक्चुअली लैब में जो होता है वो तो दूसरे तरह का होता है, लेकिन आप अपने घरों पे भी इसको यूज करते हो। ये आप यूज करते हो मिक्सी के स्विच में, फैन के रेगुलेटर में, ठीक है। मिक्सी का क्या होता है, फर्स्ट वाला दबाया तो हल्के चलती है, सेकंड वाला दबाया आपने फिर तेज, है ना। ऐसे ही आपका फैन का रेगुलेटर, उसमें 3-4 आपके बटन्स होते हैं जिससे कि आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल रजिस्टर होता है उसमें, ठीक है, उसका आप रेजिस्टेंस आप चेंज कर पा रहे हो। तो ये आपका हो गया एक टिपिकल सर्किट डायग्राम।